हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होगा, उन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूं काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। और पूछेगा कौन किया था, तो दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों ने मिलकर किया था 1906 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो याद रखना है कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब ये कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और 1905 में आपको याद रखना है कि बंग आंदोलन, जिनको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये भी इसी समय हुआ था। कब? 1905 में ही हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो दोस्तों, 14 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाल दिवस हम लोग किसके यादगार में मनाते हैं? तो हमारे चाचा जी जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट होगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। इनका बुक का नाम भैया बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इनका बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का बुक है, जो जेल में जब था ये, तब ये लिखा गया था इनके द्वारा ये बुक। अच्छा, महात्मा गांधी का बुक का नाम क्या है? तो इनका बुक का नाम है हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इनका दो किताब याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का किताब का नाम पूछे क्या है, तो गीता रहस्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह 1946 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। कितना लोग था? 3 सदस्य था। पूछेगा कौन कौन था, तो पॉथिक लॉरेंस। कौन कौन था? पॉथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति था कैबिनेट मिशन में, जो कब आया था? 1946 ईस्वी में। अच्छा, भारत का संविधान पूछेगा किसके तहत बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको बताया। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, शेर ए पंजाब हम लोग किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। और लाला लाजपत राय के बारे में याद रख लीजिएगा, इनकी मृत्यु जो हुआ था, कैसे हुआ था, तो साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? यह आया था 1928 में आया। और इस कमीशन का विरोध पंजाब में हो रहा था। पूछेगा कौन कौन कर रहा था इसका विरोध, तो आपको बताना है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। और इसी विरोध में कौन मारा गया? लाला लाजपत राय मारा गया। और एक स्टेटमेंट इसका कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय का मरने से पहले एक कथन था कि मेरे सिर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को कील की तरह चुभेगी और लाश की पेटी तक ले जाएगा। पूछेगा ऐसा कथन किसका है, तो आपको क्या बताना है? लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। अच्छा, भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, कई एग्जाम में पूछा जाता है इनसे भी प्रश्न। इसको हम लोग शहीदे आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीदे आजम कहते हैं। और भगत सिंह के बारे में याद रख लीजिए, इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? तो नौजवान सभा का भी स्थापना पूछे कौन किया था, तो भगत सिंह ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने भैया किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब इनका स्थापना हुआ था? तो 1939 में हुआ था। कब? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अच्छा, इनका कुछ कथन याद रख लीजिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी सुभाष चंद्र बोस का है। और दिल्ली
चलो, यह भी नारा किसका है? तो यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस का ही था है कि दिल्ली चलो। और ये सब आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, इसको हम लोग सेंड्रोकोट्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्टस। ये यूनानी इतिहासकार इसको क्या कहता है? सेंड्रोकोट्टस जो नाम बताया है, ये किसका नाम है? इसी का नाम है सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस। सेंड्रोकोट्टस बोले या एंड्रोकोट्टस बोलेगा, किसका नाम है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या गुरुजी पूछेगा कौन था? तो चाणक्य पंडित। कौन था? चाणक्य। अच्छा, चाणक्य का वास्तविक नाम पूछेगा क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था क्या था? विष्णुगुप्त था। और कौटिल्य नाम था। चाणक्य का किताब का नाम पूछेगा क्या था? तो अर्थशास्त्र था। क्या था? अर्थशास्त्र था। और इस अर्थशास्त्र पूछेगा किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, मौर्य वंश के मुद्रा का पूछेगा हम लोग क्या कहते हैं? तो मौर्य वंश के जो मुद्रा था उसको हम लोग पन कहते थे। क्या कहते हैं? पन कहते हैं। आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में पूछेगा कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था। इनका मृत्यु कहाँ हो गया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर हो गया था इनका मृत्यु। और ये अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। चलिए, इससे जितना भी क्वेश्चन बन रहा था मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अब जब महाभारत काल के बारे में आपको पता ही होगा कि महाभारत काल में जो द्रौपदी थी वो किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी पांचों भाई पांडव के थे। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, भीम है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल है। यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो नकुल और सहदेव। तो ये पांचों भाई का पत्नी कौन था? पांचाली द्रौपदी थी। और सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था। फिर उसके बाद में भीम था, फिर अर्जुन था, फिर नकुल और सहदेव था। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है, गुप्त काल, इसको हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में दोस्तों क्या हुआ था? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे? तो यही गुप्त काल में चलाया गया था। और गुप्त काल का अगर पूछेगा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं 100 युद्धों का विजेता या भारत का नेपोलियन। हम लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और इनकी जानकारी पूछेगा किस अभिलेख से मिलता है? तो आपको बताना पर्याग प्रशस्ति अभिलेख से। किससे मिलता है? पर्याग प्रशस्ति अभिलेख से हमको समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। और समुद्रगुप्त जब खुश होता था तो क्या करता था? बीना बजाया करता था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या टोटल भैया कितना है? तो 4 है। कौन कौन है? तो सामवेद, पहला याद रखना है सामवेद, फिर याद रखना है ऋग्वेद, फिर याद रखना है आयुर्वेद, फिर याद रखना है अथर्ववेद। तो आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ये टोटल 4 वेद हो गया। अच्छा, सामवेद को हम लोग संगीत का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। और किस वेद में हमको संगीत का जानकारी मिलता है? तो आपको क्या बताना है? सामवेद। और साम का अर्थ क्या होता है? संगीत होता है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। और आयुर्वेद का पता हमको किस वेद से चलता है? तो यही आयुर्वेद से चलता है। अथर्ववेद से हमको जादू टोना का पता चलता है। जादू टोना का उल्लेख पूछेगा किस वेद में है? तो आपको बताना अथर्ववेद है। अच्छा, ऋग्वेद में दोस्तों सबसे अधिक जो है ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कितना बार? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 250 बार। कितना बार हुआ है? 50 बार, 250 बार हुआ है। अच्छा, ऋग्वेद में हम लोग पूछेगा गाय को क्या कहते हैं? तो अष्टकर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टकर्णी। दरअसल गाय का जो कान होता है वो 8 के जैसा है, इसलिए गाय को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टकर्णी कहते हैं। ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। और अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो रोज़ क्लास का पीडीएफ अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां पर जाकर के सर्च करके पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा यह एक शहर है और हड़प्पा काल का ये शहर है। तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और यहाँ से हमको क्या मिला था? काले रंग की चूड़ी। क्या मिला था? काले रंग की चूड़ी।
पूछेगा कहाँ से मिला था, तो हमको यहीं से मिला था। जुता हुआ खेत यहीं से हमको मिला था। अच्छा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा एक जगह है, कोल्डिहवा, यहाँ से हमको चावल का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किया था कौन किया था, अशोक ने किया था, कौन किया था, अजातशत्रु ने किया था। और वो किस नदी के संगम पर किया था, तो गंगा और सोन नदी, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, गंगा नदी में दोस्तों पूछेगा कि गंगा नदी के पानी में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, आपको बताना है क्योंकि गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है T2 या T4 और T4 या T2 लिखा रहेगा ऑप्शन में या T4 रहेगा। ये दोनों बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों किसी भी पानी में बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके कारण इस पानी में क्या लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। आपको ये बात याद रखना है। और सबसे लंबी नदी है भारत का, आपको तो ये बात याद रखना है। और गंगा नदी पर पूछे कौन सा पुल है, तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल है, गांधी सेतु पुल है, जो बिहार राज्य का सबसे लंबा पुल है। आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। और यह जो था पुरातत्व विभाग में काम करता था। और लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने बताया आपको। और इसके बारे में क्या बताया, इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। दयाराम साहनी के बारे में याद रख लीजिए, इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज करवाया था, हड़प्पा का खोज करवाया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में याद रख लीजिए, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलाया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चला था, तो 1853 ईस्वी में चला था। कहाँ चला था, मुंबई से थाने के बीच में चला गया था। ट्रेन का नाम पूछेगा क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है हड़प्पा का उत्खनन किया था। अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में कौन किया था, दयाराम साहनी। अच्छा, R.D. बनर्जी, जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। किसका किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। और ये कब किया था, 1 साल बाद, यानी 1922 में कर दिया था मोहनजोदड़ो का खोज, राखल दास बनर्जी ने किया था। और राखल दास बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है, तो आपको पता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो पूछेगा किस युग की सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता, इसी सभ्यता को हम लोग कहते हैं। तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस काल में किसका खोज हो चुका था, कांसा का खोज हो चुका था। किसका हो चुका था, कांसा। और कांसा कैसे बनता है दोस्तों, तांबा में जब हम टीन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, कांसा बनता है। तांबा में अगर हम टीन को मिला दे तो क्या बनता है, कांसा बनता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का यह शहर था हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला शहर कौन खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए इस सभ्यता को हम अगला नाम क्या देते हैं, हड़प्पा सभ्यता, या इसी को हम लोग कहते हैं एक नगरीय सभ्यता, या इसी को हम लोग कहते हैं सरस्वती नगरीय सभ्यता। इतने सारे नाम भैया किसका है, तो यही हड़प्पा सभ्यता का इतना नाम है, आपको याद रखना होगा। और हड़प्पा वासी को पूछेगा किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। ये लोग लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। लेकिन इसके बाद जो आर्य आए, आर्यों को लोहा का ज्ञान था, और घोड़े का भी उनके पास घोड़ा भी था। इसलिए आर्य था वो विजयी हुआ, क्योंकि उसके पास में लोहे का अस्त्र था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यानी अर्थ पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो यहाँ मिला था अन्नानागार। क्या मिला था, अन्नानागार मिला था। और सूती वस्त्र का साक्ष्य, सूती वस्त्र का भी साक्ष्य पूछेगा कहाँ से मिला था, तो यही बताना है। और स्नानागार, विशाल स्नानागार भी हमको कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो भैया पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया, पटना शहर को किसने बचाया? जब पटना शहर जब पूछेगा तब बताना आपको उदयन। क्या बताना है? उदयन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, आपको इसके बारे में बताना है। अच्छा, अजातशत्रु के बारे में अगर बात किया जाए, इसको पितृहीनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पितृहीनता के नाम से हम लोग जानते हैं। और अजातशत्रु के बारे में एक बात और याद रख लीजिए, इनके समय में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना है कि राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह का अगर कहीं पुराना नाम पूछ ले तो आपको बताना है मृगदाव या ऋषिपत्तन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस जो किताब है ये किसका है? विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। और मुद्रा राक्षस से हमको पूछेगा किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? मौर्य वंश की। और भी किताब से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जैसे इंडिका। तो मुद्रा राक्षस के अलावा और कौन किताब है? इंडिका। इंडिका पूछेगा किसका ग्रंथ है? तो मेगास्थनीज का ग्रंथ है। किसका है? मेगास्थनीज। पूछेगा किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। और भी किताब है। और चाणक्य का अर्थशास्त्र से भी हमको मिलता है। चाणक्य अर्थशास्त्र से भी हमको मौर्य वंश का पता चलता है। और पतंजलि का महाभाष्य से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त को मैंने बताया था अभी आपको, इसको हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में और भी मैं आपको बताया, इनको क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, या कविराज। क्या कहते हैं? कविराज भी इसी को हम लोग कहते हैं। अच्छा, कवि प्रिय किसको कहते हैं? कवि प्रिय जबकि हम लोग किसको कहते हैं? बीरबल को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीरबल को हम लोग कवि प्रिय कहते हैं। कविराज हम लोग इसी को कहते हैं, नेपोलियन को कहते हैं। अच्छा, फाहियान पूछेगा किसके काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। किसके काल में आया था? फाहियान एक चीनी यात्री था जो किसके दरबार में आया था? विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। पूछेगा कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 553 बीसी में। कब हुआ था? 553 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। और मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? तो इनका कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? मल्ल के कुशीनगर में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश कहते हैं। इनका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका प्रिय शिष्य पूछे क्या नाम था? तो इनका प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। और भी बौद्ध धर्म का किताब है, त्रिपिटक हो गया, शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। ये सब बुक पूछेगा जिसमें पिटक लगा होगा, किसका होगा? ये सारा बुक किसका होगा? बौद्ध धर्म का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 261 बीसी में हुआ था। जब अशोक गद्दी पर बैठा, तो गद्दी के बैठने के 8वें वर्ष, ऐसे याद रख लीजिएगा, गद्दी के बैठने के 8वें वर्ष अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। अब पूछेगा कि कलिंग कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों उस समय जो कलिंग जो था, जो क्षेत्र था, वो कहाँ पड़ता था? अभी का अपना उड़ीसा जो है उस समय का कलिंग हुआ करता था। और यहीं का जो राजा था क्या नाम था? यहीं का जो राजा था खारवेल। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। और इन्हीं से इनका क्या हो गया था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और यहाँ के बाद से अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक किसका था? तो मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का जो स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे? बिंदुसार के पुत्र। तो बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक हुए। और हर्यक वंश का स्थापना पूछेगा, हर्यक वंश इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो बिंबिसार। यहाँ बिंदुसार है, हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश और नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो धनानंद था। स्थापना महापद्म नंद ने किया था।
चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, DC सावरकर और फ्लिट कनिंघम के बारे में बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज 1921 में पंडित दयाराम शास्त्री ने किया था। जबकि हमारा जो सिंधु है, सिंधु यह मोहनजोदड़ो के पास में है। किस नदी के पास में, अच्छा कहाँ बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी पूछेगा, एक ही साम्राज्य का जुड़वां राजधानी किसने बताया था, तो आपको बताया स्टुअर्ट पिगट। कौन बताया, क्या बताना है, स्टुअर्ट पिगट ने बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का खोजकन किया था RD बर्मन जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो उससे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीछे बता दिए हैं किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। तो वो लोग जो था लोहा से अपरिचित था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लोहा से। अगर ऑप्शन में ना दिखे तो तलवार रहता है। तो लोहा और तलवार से ये लोग क्या थे, अपरिचित था। ये भी बात आपको याद रखना। अच्छा, कपास का प्रयोग पूछेगा कि कपास को सर्वप्रथम कौन उगाया था। तो कपास को सर्वप्रथम उगाने का श्रेय सिंधुवासी को ही जाता है। अच्छा, ये लोग सोना का जो व्यापार करता था, पूछेगा कहाँ से करता था। तो आभूषणों का व्यापार जो था ये अफगानिस्तान से करता था। कहाँ से करता था, अफगानिस्तान से करता था। और चलिए बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और कैनिंग के काल में 1857 का विद्रोह हुआ। और कहाँ से यह विद्रोह हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से कौन कर रहा था। तो बिहार से आपको बताना है वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहा था, बसे बिहार, बसे वीर कुंवर सिंह। अच्छा, इसी में अगर आपसे कहीं पूछ लेता कि पटना से कौन किया था, तो बिहार भी पटना में ही पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पटना में क्या है, बिहार है। तो बिहार में क्या है, पटना है। लेकिन यहाँ पर पर्सनल जब पटना पूछे तो आपको बताना प से पटना, प से बताना है पीर अली। क्या बताना है, पीर अली बताना है। और यह एक पुस्तक विक्रेता था। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था, नाना साहब कर रहा था। नाना साहब को हम लोग क्या कहते हैं, धोधू पंथ। क्या कहते हैं, धोधू पंथ कहते हैं। और नाना साहब का सेनापति पूछेगा कौन था, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के क्रांति का कई सारे कारण था, लेकिन जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाला कारतूस बताया गया है। क्या बताया गया है, चर्बी वाला कारतूस। दरअसल जो बंदूक था, पुराना बंदूक था इनफील्ड राइफल, इनके जगह पे एक नया बंदूक लाया गया जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था, ब्राउन बेस। इसमें एक बार गोली डालने पर धर धर चलते रहता था। और इसका जो ट्रेनिंग होता था वो बैरकपुर और सियालकोट में हो रहा था। और इसमें क्या हुआ कि इसका जो कारतूस होता है इसको दांत से खींचना पड़ता था चलाने के लिए। तो जब खींचना पड़ता था, इनके कारतूस में बताया गया कि गाय और सूअर की चर्बी है। क्या है, गाय प्लस सूअर की चर्बी है। अगर गाय का चर्बी है तो हिंदू नफरत करेगा, सूअर का चर्बी है तो मुसलमान नफरत करेगा। जिसके कारण इस क्रांति का जबरदस्त विरोध हुआ। और मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इस क्रांति का क्या किया, विरोध किया। और इस क्रांति का पूछेगा कि प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपको बताना कमल और चपाती। क्या था, कमल और चपाती था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह क्रांति कब शुरू हुआ, तो आपको पता 10 मई 1857। एक रोट डेट कब है, 10 मई 1857 में। कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ छावनी से। कहाँ से हुआ था, मेरठ छावनी से हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा दोस्तों, ये रहा टोटल प्रश्न आपका खत्म हो गया है। तो ये रहा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न है। उन सारे प्रश्नों का मैंने डिस्कशन कराया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। रोज़ क्लास का PDF कहाँ अपलोड हो जाता है, टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ पर जा करके ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।